रजिया का समर्थन करने वाले रईसों ने उसे एक नामात्र का सरदार बनाने का इरादा किया था, लेकिन उसने खुद को और अधिक मुखर किया। उदाहरण के लिए, उसके शुरुआती सिक्के उसके पिता के नाम से जारी किए गए थे, लेकिन 1237-1238 तक उसने पूरी तरह से अपने नाम से सिक्के जारी करना शुरू कर दिया था। 26 इसामी ने उल्लेख किया है कि शुरू में उसने पर्दा किया। एक पर्दा उसके सिंहासन को दरबारियों और आम जनता से अलग करता था और वह महिला रक्षकों से घिरी रहती थी। हालांकि बाद में वह पारंपरिक पुरुष पोशाक पहने हुए, एक लबादा कबा और एक टोपी कुलाह पहने हुए सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी। वह दिल्ली की सड़कों पर हाथियों पर सवार होकर घूमती थी और पहले के सुल्तानों की तरह सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी। 22 रजिया की बढ़ती मुखरता और महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क लोगों की नियुक्ति ने तुर्क सरदारों में नाराजगी पैदा कर दी। 2 अमीर आखूर का पद पहले तुर्क मूल के अधिकारियों के पास था और याकूत अबीसिनियाई मूल का था, इसलिए रजिया के तुर्क अधिकारी इस नियुक्ति से नाराज थे। 2 इसामी, सर हिंदी, बदाऊनी, फरिश्ता और निजामुद्दीन अहमद जैसे इतिहासकार रजिया की याकूत के साथ घनिष्ठता को उसके पतन का एक प्रमुख कारण मानते हैं। 1238-1239 में लाहौर के गवर्नर मलिक इजुद्दीन कबीर खान अयाज ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसने उसके खिलाफ मार्च किया, जिससे उसे सोधरा भागने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि सोधरा से आगे का क्षेत्र मंगोलों के नियंत्रण में था और क्योंकि रजिया ने उसका पीछा करना जारी रखा, इसलिए इजुद्दीन को आत्मसमर्पण करने और एक बार फिर रजिया के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रजिया ने उसके साथ नरमी से पेश आया। उसने उससे लाहौर का इक्ता छीन लिया, लेकिन उसे मुल्तान का इक्ता सौंप दिया, जिसे इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन कराक्श खान एतिगीन को सौंपा था। 28 रजिया ने इल्तुतमिश द्वारा खरीदे गए एक तुर्क गुलाम इख्तियारुद्दीन एतिगीन को दिल्ली में अपने दरबार में वापस बुलाकर उसे अमीर हाजिब बनाया था। उसने इल्तुतमिश के एक अन्य गुलाम इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भी पहले बरन का इक्ता और फिर तबरहिंदा का इक्ता सौंपकर उस पर एहसान किया था। हालांकि जब वह लाहौर अभियान पर थी, तब इन दोनों अधिकारियों ने अन्य तुर्क अधिकारियों के साथ मिलकर उसे उखाड़ फेंकने की साजिश रची। 2 रजिया 3 अप्रैल 1240 को दिल्ली पहुंची और उसे पता चला कि अल्तुनिया ने तबरहिंदा में उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है। इस बात से अनजान कि दिल्ली के अन्य रईस उसके खिलाफ साजिश रचने में अल्तुनिया के साथ शामिल हो गए थे, रजिया ने 10 दिन बाद तबरहिंदा की ओर कूच किया। तबरहिंदा में विद्रोही सेना ने उसके वफादार याकूब को मार डाला और उसे कैद कर लिया। जब रजिया की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली पहुंची, तो वहां के विद्रोही सरदारों ने इल्तुतमिश के बेटे मुइजुद्दीन बहराम को गद्दी पर बिठाया। 3 वह औपचारिक रूप से 21 अप्रैल 1240 को गद्दी पर बैठा और सरदारों ने 5 मई 1240 को उसके प्रति वफादारी की शपथ ली। 3 सरदारों को उम्मीद थी कि नया राजा नामात्र का होगा और वह नायब ए ममलकत रीजेंट के बराबर के नए बनाए गए कार्यालय के जरिए राज्य के मामलों को नियंत्रित करना चाहता था, जिसे इख्तियारुद्दीन एतिगीन को सौंपा गया था। हालांकि नए राजा ने 1-2 महीने के भीतर इख्तियारुद्दीन एतिगीन की हत्या करवा दी। 3 रजिया को पदच्युत करने के बाद दिल्ली के रईसों ने इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के दावों को नजरअंदाज करते हुए महत्वपूर्ण पद और इक्ता आपस में बांट लिए थे, जिसने तबरहिंदा में रजिया को गिरफ्तार कर लिया था। एतिगीन की मृत्यु के बाद अल्तुनिया ने रजिया को उखाड़ फेंकने से कोई लाभ पाने की सारी उम्मीद खो दी और उसके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। रजिया ने भी इसे सिंहासन वापस जीतने के अवसर के रूप में देखा और सितंबर 1240 में अल्तुनिया से विवाह किया। दोनों को मलिक कराक्श और मलिक सालारी सहित कुछ अन्य असंतुष्ट तुर्क रईसों का समर्थन प्राप्त था। अल्तुनिया ने एक सेना इकट्ठी की, जिसमें अब्दुल मलिक इसामी के अनुसार खोखर, जाट और राजपूत शामिल थे। सितंबर-अक्टूबर 1240 में सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम ने अल्तुनिया और रजिया की सेनाओं के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया। 1240 को उन्हें हरा दिया। अल्तुनिया और रजिया को कैथल में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उनके सैनिकों ने उन्हें छोड़ दिया और हिंदुओं के एक समूह ने उन्हें मार डाला। रजिया की हत्या 15 अक्टूबर 1240 को हुई। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र